मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूँ, इसके फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा ध्यान देना। तो आपकी तैयारी मैंने बता रखा आपको, आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन सेट करनी है अपने को, ठीक है सर। तो इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा है, मतलब एक आइडिया से लग जाता है इस टाइप के। तो देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है रिंग, है ना। तो रिंग के सेंटर पे एक आर रेडियस की रिंग बना दी, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और सेंटर पे बी दे देंगे, सेंटर पे ये यहाँ पर, ठीक है। तो बी नोट यहाँ बी दे दिया, तो मैं बोल दूं यहाँ पे तो एक आर रेडियस की रिंग है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, उसके सेंटर पे बी है ना। 2016 में भी लेटेस्ट पूछा हुआ है, नीट में जाके देख लेना, है ना। और इससे पहले 2002 में पूछा हुआ है, ईयर देख के बता देता हूँ मैं, 2016 और 2002 है ना। और भी पूछा हुआ, मैंने 2 ईयर लिख दिया आपके, लेटेस्ट 2016 और 2000, ठीक है। एक लूप है, अब इसके वो बोलेगा 2 लूप बना दिए, एन लूप बना दिए, मतलब इसी टाइप का 2 लूप वाला भी पूछा हुआ, एन लूप वाला भी। तो इसको काट के इसके वायर का 2 लूप बना के सेम करंट फ्लो करा दिया, तो करंट आई लेकिन 2 लूप। अब मैं बोल दूं अगर मेरे को 2 लूप बनाना है तो रेडियस छोटी होगी, तो बच्चा क्या करता है 2 लूप देख के ट्वाइस कर देता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला पढ़ा होता है कि किसी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड या रिंग के सेंटर पे, कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है एक रिंग का, और n रिंग है 9 टाइम्स, तो 2 लूप तो डबल, और पहला ऑप्शन डबल मिलता है। नहीं, लूप 2 हो गए तो डबल इफेक्ट तो आ जाएगा, रेडियस भी हाफ होगी, क्योंकि इसी वायर की डबल लूप बना है। अगले ने नहीं बोला कि रेडियस सेम लेके 2 लूप बना, नहीं, इसी वायर को काट के 2 लूप बना दिए। तो यार जब एक बात बताओ, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, और आप जब 2 लूप बनाओगे तो मैं बोल दूं ये पूरे वायर की लेंथ, तो यहाँ L बराबर 2 पाई आर था, यहाँ L बराबर ट्वाइस ऑफ 2 पाई आर डैश होता ना, ए जो इसकी रेडियस है आर डैश, तो क्या मैं बोल दूं ये ट्वाइस ऑफ 2 पाई आर डैश बराबर L, वही वायर है, और वो पहले 2 पाई आर था, तो इक्वेट करूंगा तो आर डैश बराबर, यहाँ लिखो 2 पाई आर, ये पहले 2 पाई आर था, तो पहले एक लूप की जो लेंथ थी ये पूरा वायर था, इसी के 2 बनाए, तो ये देखो, तो डबल वायर हो गया तो रेडियस आधी हो जाएगी, तो मैं बोलूं आर डैश बराबर आर बाई 2, तो आधी रेडियस के बने, और लूप डबल होगा 2 लूप, तो मैं बोल दूं यहाँ पे बी डैश बराबर आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर बाई 2, कैपिटल आर एक ही बात है ना। आर स्मॉल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए कैपिटल आर लिखूंगा, ये तो यहाँ पे कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो जो पहले था तो एक फैक्टर तो लूप की वजह से आया, एन की वजह से, और एक आया आर की वजह से, आर भी तो आधा हुआ, तो डबल फैक्टर 4 गुना हो गया, बी डैश बराबर 4 टाइम्स। 2 तो लूप हो गए और रेडियस बाई 2 हो गई, तो रेडियस भी नीचे आती तो बाई 2 ऊपर चला जाता, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। ऐसे अगर एन लूप कर देता, एन लूप, तो बोल दो यहाँ पे एन आ जाएगा, तो यहाँ पे रेडियस कितनी आ जाएगी बाई एन, और रेडियस बाई एन आ गई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, एक तो एन आ जाएगा एन लूप की वजह से, और एक रेडियस का बाई एन आ जाएगा, तो बोलते जनरलाइज फॉर्मूला बन गया एन स्क्वायर। ये विषय 2016 देखो उठा के नीट, ठीक सर। तो एक तो नंबर ऑफ लूप बनाइए, ठीक है, एक ये, एक क्या पूछता है बेटा, एक इसी में, अगर मैं बी की बात कर रहा हूँ, कॉइल की बात कर रहा हूँ, तो इसी में सेंटर पे बी, देखो ये भी पूछा हुआ किसी बार, ये देखो 1999 में 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है। देखो 1999 में 2 बार इसलिए पूछा है, शायद एग्जाम 2 देख लेना, जो भी है 2 बार पूछा हुआ है। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि जैसे कि वो पूछते हैं कि जैसे आई करंट फ्लो रहा है, वैल्यू देंगे, मैं तेरे को वेरिएबल में दे रहा हूँ आर, ये रेडियस है इसकी, और 100 टर्न्स एन टर्न्स है ना, ध्यान रखना एन टर्न्स है, तो सेंटर पे बी, तो बी हो बस। तो फॉर्मूला एन टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, अभी बताया मैंने, आई अपॉन 2 आर, खत्म, ये फॉर्मूला लगा दे। टर्न्स का ध्यान रखना, 100 टर्न 200 टर्न 2 बार पूछा हुआ है 1999 में। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या था 1999 में जो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ कॉइल having 50 turns, coil of 50 turns, radius 0.5 and current 2 ampere, करंट दिया हुआ 2 एम्पियर, रेडियस दी हुई है कितनी 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, ये दिया हुआ 0.5 मीटर, ये दिया 2 एम्पियर, हमें 2 एम्पियर दी थी ना, हाँ 2 एम्पियर, और ये 50 टर्न दिए, खत्म। म्यू नॉट आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है एम्पियर, ठीक सर, सॉल्व कर लेना। एक देखो 1999 में पूछा 0.1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 1000 टर्न है, 1000 टर्न से 0.1 मिली एम्पियर, सॉरी 0.1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और 0.1 मीटर की रेडियस है, बस। तो आर आई और नंबर ऑफ टर्न देंगे, मच्छर है तो क्लास सेंटर पे भी नहीं करना, बहुत इजी था। यस सर। एक और देखो मैग्नेटिक फील्ड की बात चली तो इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो एक तो हो गया नंबर ऑफ टर्न देके सेंटर पे भी, बहुत आसान है, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और एक थोड़ा अच्छा था लूप, एक वायर के पहले एक लूप था, 2 लूप बना दिए, 4 लूप बना दिए, तो स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रेडियस भी चेंज होगी, तो एक फैक्टर आएगा नंबर का और एक फैक्टर आएगा रेडियस का बाई एन का, ठीक है सर। तो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है अगर उसी वायर का। एक देखो बेटा, एक ही है, जैसे ये है, देख ध्यान देना इसमें बेटा, आपको
अभी तक जो पूछा वो क्वेश्चन बताता हूँ और फिर लैंग्वेज अब चेंज क्या कर सकते हैं फ्यूचर में वो बताता हूँ। ये हाई करंट फ्लो हो रहा है, सेंटर पे बी निकालना है। ये हाई करंट फ्लो हो रहा है, ये रिंग है, या सेंटर पे बी निकालना है, सेंटर पे बी। ठीक है, ऐसे ये पूछा हुआ है ना, एक ऐसे क्वार्टर कर देंगे, ये सुनना ध्यान से, लैंग्वेज सुनना। दोनों के सेंटर पे बी निकालना है और बोला जाएगा कि आई करंट फ्लोइंग इन ए कॉपर वायर कोइल, यूं समझ लो कॉपर मतलब एक वायर कोइल है जिसका कुछ रेजिस्टेंस भी है, कॉपर वायर कोइल बैटरीज कनेक्ट। ठीक है, करंट इज फ्लोइंग इन ए कॉपर वायर एज शोन इन डायग्राम। तो ये डायग्राम दे दिया, अब सेंटर पे बी निकालना है। तो देखो सेंटर पे बी, तो क्या मैं बोलूं यहाँ पे करंट, अब देखो बच्चा क्या करता है यहाँ पे, अब ये करंट बटेगा और बटेगा रेजिस्टेंस के रेशियो में। देखो ऊपर आर बेटा, अगर इस कॉपर कोइल का रेजिस्टेंस अगर आर है पूरी कोइल का, तो r/2 ऊपर अगर r/2 नीचे होगा, क्यों? क्योंकि आधी लेंथ ऊपर आधी लेंथ नीचे और r इज प्रोपोर्शनल टू l होता है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू l। मैंने कहा था ना मैं रेजिस्टेंस को r लिखूंगा, इसलिए मैंने रेडियस को स्मॉल r लिखा है। ये रेडियस स्मॉल r लिख दो दोनों। तो क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस r है तो r/2 ऊपर r/2 नीचे, और करंट आता तो पैरेलल में इक्वल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सॉरी पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस और इक्वल जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहना, तो ऊपर r/2 नीचे r/2 रेजिस्टेंस और करंट भी आता था। तो पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी रख के करंट काटो, यहाँ I/2 और यहाँ पे I/2। देख समझा रहा हूँ क्वेश्चन ये, और डायरेक्शन देखी होगी ये करंट। अब डायरेक्शन नहीं होगी तो इसका भी अंदर होगा, देखो ए इन्वर्ट, करंट फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन को तो थंब अंदर आया था, अंदर इन्वर्ट, तो इसका भी होगा इन्वर्ट, और इसका भी देखो आउटवर्ड। सो इसका आउटवर्ड, ये देखो करंट नहीं जा रहा, तो करंट फिंगर्स को रखा राइट हैंड की, तो थंब आपकी तरफ आ रहा, तो डॉट। तो मैं बोलूँ इसका अंदर होगा, इसका बाहर होगा, और दोनों एग्जैक्टली इक्वल आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पार्ट हाफ है, देखो इधर देखो, म्यू नॉट अपर पार्ट का म्यू b1, अपर पार्ट को 1 बोल रहा हूँ, लोअर पार्ट को 2। तो बोल दो म्यू नॉट ए b1 ऊपर वाले की वजह से, म्यू नॉट डायरेक्शन के साथ, म्यू नॉट I/2 करंट आता अपॉन 2 r। ये तो अगर पूरी रिंग होती तो होता म्यू नॉट I/2 r। अब चूंकि 180 डिग्री है तो 180/360, और ये चाहो तो लिख दो π/2π। याद है θ/2π होता है ना, θ/2π, ये θ/π हो गया। तो क्या बोल दो पाई से भी कट के आ जाएगा कितना, 1/4। तो 1/4 दो, सॉरी म्यू नॉट I/2 r का आधा, हाफ हो, ये इसको यूं रहने दो, ये 1/2 सॉरी 1/4 ये। अरे वो यूं मत, I/2 करंट आधा हो गया एक, और एक आधा पार्ट है, ये एक आया मतलब, और अंदर की तरफ इनवर्ट। अब इस नीचे वाले पार्ट का देखो तो आउटवर्ड होगा कितना, b2 बराबर, तो वही म्यू नॉट करंट I/2 डिट्टो वही 2r, ये होता पूरी रिंग की वजह से म्यू नॉट I/2r। अब π/2π ये, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 1/4 ऑफ म्यू नॉट I/2r, ये डॉट, ये b2। तो एक आगे अंदर एक आगे बाहर, कट के आ जाएगा 0, नेट भी 0। तो एग्जैक्टली इक्वल आता है, क्योंकि करंट भी इक्वल आ गया और पार्ट्स भी इक्वल, आधा आधा रिंग है, तो आधी आधी रिंग का म्यू नॉट I/4r होता है, 4 स्मॉल r और I हो जाएगा I/2 तो कैंसिल, और एक आउटवर्ड एक इनवर्ट खत्म। यहाँ आ जा, अब ये देखो ये 90 डिग्री है, तो क्या मैं बोलता हूँ अब ये 90 डिग्री है, तो अगर इस पूरी का रेडियस r था, पूरी का रेडियस r, तो मैं बोलता हूँ r/4 हो गया, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब सर्कल का 1/4 हिस्सा, यानी 1/4 सर्कल, और ये 3r/4 हो गया। तो मैं बोलूँ इसका 1/4 पार्ट हो गया, 3/4 पार्ट हो गया। अब देखो b जब लिखूंगा मैं, तो मैं बोलूँ इसको ये करंट ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करंट इक्वल जाएगा जैसे इसमें जाएगा? नहीं, अब यहाँ पे r/4 और 3r/4 ये रेजिस्टेंस होता है, तो पैरेलल में कम में से करंट ज्यादा जाता है, तो कम रेजिस्टेंस है, इसका 3 टाइम्स है। देखो इसको x बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस को, तो ये 3x है। ये r/4 मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो x 3x। तो क्या मैं बोलूँ ये x ओम है, 3x ओम है, तो करंट अगर यहाँ पे I1:3, रेजिस्टेंस 3 टाइम्स है ना, तो पैरेलल में x है और ये 3x है, तो रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा है तो करंट कम जाएगा ना। तो मतलब यहाँ पे 3:1 में करंट जाएगा। बेटा तेरा रेजिस्टेंस 3 गुना ज्यादा, मेरा करंट ज्यादा, तभी तो IR V बराबर करना ना, I1 × x बराबर I2 × 3x। भैया तेरे अंदर करंट I1, ऊपर वाले में I1, नीचे वाले में I2। तो क्या मैं बोल दूं ऊपर वाले में I1 करंट, तो I1 × x पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो गया, और तो मैं बोल दूं भैया तेरा x ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो मेरा करंट ज्यादा होगा, तो I1। तो ऊपर वाले में करंट 3 टाइम जाएगा, वो सोच रहे ना, तो बोल दो यहाँ पे करंट 3 टाइम जाएगा, तो 40 से करो, I के 40 से करो, तो यहाँ पे जाएगा I/4 और ये जाएगा 3I/4। तो यहाँ जाएगा करंट I/4 और यहाँ जाएगा 3I/4। नीचे वाले में से 1/3 करंट जाएगा इससे, 3I/4 I/4। देखो इसका 1/3 है, 40 से करे, 3 ऊपर भेज दिया, नीचे। यस, अब सेंटर पे भी ठीक है।
तो क्या मैं बोलूँ सेंटर पे बी, ये कॉइल 1 कॉइल 2। अब देखो इसका आएगा अंदर, इसका आएगा बाहर, इसका आएगा अंदर ऊपर वाले का, इसका बाहर। अब इसमें करंट 3 टाइम्स, तो बच्चा सोचता है इसका बी ज्यादा होगा, नहीं इसका हिस्सा भी तो 1/4 है, समझ गए इससे, मतलब इसका 1/3 है, टोटल रिंग का 1/4 है और टोटल करंट का 3/4 है। तो यहां से देखो तो B1 तो B नेट लिखना है तो B1 प्लस B2 आएगा, B1 प्लस B2 दोनों का मिला के, और B1 कितना होगा बोलो इस अपर रिंग का, तो मैं बोलूँ म्यू नॉट 3I/4, करंट हो गया 3I/4। तो करंट इसका 3 गुना, इसका नीचे वाले हिस्से का 3 गुना करंट, इसमें I/4 इसमें 3I/4, भैया करंट 3 गुना, लेकिन हिस्सा 1/3 होगा। ये देखो ना ये 1/3 हिस्सा इसका, ये 270 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो सोल्व करने की जरूरत है नहीं सर। तो यहाँ पे देखो 2R आ गया ये रिंग की रेडियस, और यहाँ पे आ जाएगा 90/360, और दूसरा B2 कितना आ जाएगा बेटा म्यू नॉट, यहाँ I/4 आ जाएगा अपॉन 2R है, ये यहाँ आ जाएगा 270/360। ए नीचे वाला 270 हिस्सा रखता ना, 270, दिस एंगल इज 270। ठीक सर, तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे देखो ये I/4 म्यू नॉट 2R सब सेम, तो मैं बोल दूं यहाँ 3 आया और यहाँ 1/4, तो यहाँ मैं बोल दूं यहाँ 3/4 आया। तो 3 यहाँ करंट ने दिया, तो इसमें करंट 3 गुना, इसका हिस्सा 3 गुना है, तो दोनों 3 का फैक्टर कट के 0 आ जाएगा। तो देखो इसका इनवर्ट, ये इनवर्ट है B1 और ये आउटवर्ट है, तो कैंसिल। तो ध्यान रखना, अब मैं किसी भी एंगल 90 और ये तो मैंने बता दिया, तो ये क्वेश्चन दोनों पूछे ना, ये मैंने लिख दिया। अब आप देखो सर ये कब पूछा, मैं बता देता हूँ, ईयर में बता देता हूँ, आप जाके ईयर देख लेना। ये पूछा हुआ है देख लेना बेटा, मेरे को हाँ पर अभी मिल जाएगा आपको, आप जब करोगे एक्सरसाइज की 100% मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अभी ढूंढने में टाइम लग जाएगा मेरे को, बाकी हाँ पूछे नहीं। ठीक है अभी तक देख, अब मुद्दे की बात में क्या कर, हाँ अब किसी भी एंगल पे ले लो थीटा, ये तो हो गया मैंने 90 डिग्री, कोई भी एंगल ले ले, ये थीटा सेंटर, तो अपने आप करंट जैसे 60 डिग्री ले लिया तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ 60 या 120 टोटल, सॉरी 60, हाँ ये ले ले, हाँ चलो 120 ले ले, ये 120 तो ये 240, तो क्या बोलूं इसका डबल हिस्सा नीचे, तो करंट अपने आप ऊपर डबल जाएगा, 3 हिस्से कर दो तो 2I/3 और I/3 अपने आप करंट। भैया 2R से डबल नीचे वाला, तो रेजिस्टेंस अगर इसका R है तो इसका 2R है ना, रेजिस्टेंस तेरा डबल, करंट इसमें डबल, यूं कर दो, इसको I मान लो और इसको 2I, यूं ज्यादा साफ सुथरा दिखेगा। तो भैया रेजिस्टेंस तेरा डबल, करंट मेरे अंदर डबल, तो ऊपर वाले में करंट डबल जा रहा है, बच्चा सोचता है इसके बीच नहीं, हिस्सा 1 आधा है, देखो इसका 2, ये देखो ये बड़ा रिंग है, तो मैं बोल दूं इसका आधा हिस्सा, तो हिस्सा तेरा आधा, करंट मेरा आधा, तो हिस्सा तेरा आधा और करंट तेरा डबल, तो आधे से डबल का इफेक्ट कट के और नेट भी 0 आता है। इसका इनवर्ट होगा, इधर देख, और इसका आउटवर्ट होगा, तो मैं बोल दूं इनवर्ट आउटवर्ट कर जाएंगे, तो उस वाली ऊपर वाली रिंग का इनवर्ट होगा, नीचे वाली का आउटवर्ट होगा, दोनों कैंसिल के 0। ठीक सर, ठीक है, तो ऐसे पूछते, तो कोई भी एंगल हो थीटा, इनफैक्ट जनरल एंगल थीटा बी सेंटर पे 0 है। एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, इधर देख बहुत इंपॉर्टेंट, एक ऐसा क्वेश्चन, मैं सारे डायग्राम बना देता हूं तेरे सामने, ये देख ये पूछा है, ये एक मैं करूंगा बाकी आप कर लेना, जैसे ये पूछा है, ये A B C है ना 2011 में, या F B फोर्स है ना, ये 2011 में पूछा है, 2011 देख लेना, ये 2011 ठीक। ये अभी ऐसे एक बार नहीं कई बार पूछा, कब पूछा, फोर्स ऑन AC, F ऑन AC, ये फोर्स F है, BC पे लगने वाला फोर्स F है, ये आई करंट जा रहा है, BC पे फोर्स है, देन ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, ये भी है, तो इस पे फोर्स ऑन AC इक्वल टू, ठीक ये। फिर पूछा ये है ना, मैं ये वाला करूंगा जो आप लिख रहा हूं, या आप अपने आप करना, बाकी क्या ठीक है। ये है F1, ये F3, this is F2। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, अंदर की तरफ, तो ये हो गया PQ, PQRS, तो F ऑन PQ बताना है ना। तो चारों ऑप्शन है वो इन्हीं की टर्म्स में, इसमें जैसे A ऑप्शन दे दिया -F, B ऑप्शन दे दिया -2F, C ऑप्शन दे दिया F, D ऑप्शन दे दिया 3F, जो भी व्हाटएवर ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, ये ऐसे यहाँ पे है ना, तो चारों, तो ये F की टर्म्स में है ना, A वो ऑप्शन से पता पड़ेगा, F1 + F2 + F3
बी F1 माइनस F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। ऐसे कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन आप देखना बेटा, मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूँ F1, बस हाँ है ही नहीं में F1 माइनस F3 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर टी F1 प्लस F3 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये सब चार ऑप्शन ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्लोज वायर फ्रेम रखी होती तो नेट फोर्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि उनके कंपोनेंट करके सब कट जाते हैं। तो क्लोज वायर फ्रेम अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो नेट फोर्स जीरो होता है। अब ये बात मुझे पता, तो ये F1 दिया, ये F3 दिया, ये F2 दिया, डायरेक्शन भी दी है, और इसमें फोर्स पूछा है F ऑन PQ। क्या पूछा था क्वेश्चन? F ऑन PQ लिखा है। तो यार एक बात बताओ, इस पे फोर्स पता कैसे लगेगा? तो मैं बोलूँ ये बड़ा वायर तो ये ज्यादा है ना, F3 पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, F3 माइनस F1 वो अपने आप स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या मैं बोल दूं ये वाला बड़ा फोर्स है? अरे ये वायर ज्यादा बड़ा है ना, I सेम B सेम, तो ILB में L बड़ा है ना इसका, तो यहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो मैं बोल दूं इन दोनों का नेट आ जाएगा इधर F3 माइनस F1, F3 का मैग्नीट्यूड माइनस F1, F3 भारी पड़ेगा। ठीक सर, और ये F2 है सर इधर, तो उधर आ गया F3 माइनस F1, नीचे गया F2। ठीक सर, अब मैं बोल दूं इस पे जो फोर्स लगेगा वो तिरछा लगेगा, और वैसे लग भी रहा अंदाजा मेरे को B अंदर तिरछा लगेगा। उसका एक कंपोनेंट तो इसको बैलेंस करेगा, ये देखो ये F नेट, इस पे जो FPQ, जो FPQ है वो यू तिरछा लगेगा, उसका एक कंपोनेंट तो इसको काटेगा और एक कंपोनेंट ये वाला इसको काटेगा। तो क्या मैं बोलूं इसका और इसका स्क्वायर हो गया, ऐड हो गए वेक्टर सब। ठीक सा, तो यहां से मैं बोलूं दिस कंपोनेंट वुड बी F3 माइनस F1 जो इसको काटेगा, इसको बैलेंस करेगा, और ये वाला होगा F2 जो इसको बैलेंस करेगा। ठीक सा, तो ये हो जाएगा F3 माइनस F1 और ये हो जाएगा F2, ये बैलेंस है। ठीक सा, तो आ जाओ नेट कितना आ जाएगा, तो F नेट कितना आ जाएगा इधर देखो, तो यहां से बोल दो F नेट आ जाएगा या FPQ पे जो फोर्स आ जाएगा FPQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो F2 स्क्वायर प्लस F3 माइनस F1 का स्क्वायर का रूट है ये, और उनके अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा। अगर मैं आई कैप जे कैप पे लिखूं तो जैसे ये जे कैप था और वो सब उल्टा, समझ गए? अब ऐसे ही देखो इस पे भी नेट फोर्स जीरो होगा, तो मैं बोल दूं अगर ये F है तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, तो क्या मैं बोल दूं इस पे जो भी फोर्स, इस पे नहीं, फोर्स पूरे पे पूछा, रिमेनिंग पार्ट, फोर्स ऑन रिमेनिंग पार्ट, F ऑन रिमेनिंग पार्ट, वो तो निकाल ही नहीं पाओगे आप, रिमेनिंग पार्ट ये। ठीक है, ये कब पूछे? 2011 में पूछा, इसका भी ये लिख देता हूँ, ये पूछा 2008 में, ये दिस इज इन 2008, नीट 2008। ठीक है, और एक और ऐसा क्वेश्चन पूछा 2010 में, उसमें स्क्वायर दिया, एक स्क्वायर की एक आर्म पे फोर्स बनती है तो बाकी की आर्म पे फोर्स, तो मैं बोलूं एक आर्म पे फोर्स F ऊपर है तो बाकी की आर्म पे फोर्स F नीचे होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स जीरो। तो ध्यान रखना कंसेप्ट क्या, नेट फोर्स जीरो। ऐसा मैंने इलेक्ट्रो में बताया था, याद है? इलेक्ट्रो में बताया था, एक रिंग है उसके इस पार्ट पे, याद है? इस पार्ट पे फोर्स, अगर इधर इस पार्ट का ई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, सेंटर पे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो मैंने बताया था अगर एक पार्ट का ई है तो रिमेनिंग पार्ट का माइनस ई होगा, तो मैं बोलूं इस पार्ट का अगर इधर ई है, इस वाले 1/4 पार्ट का, तो रिमेनिंग पार्ट का उधर ही होगा, तभी तो नेट ई जीरो होगा। तो नेट जीरो करना तो एक का जो है दूसरे का उसका उल्टा होगा, तो बस वही वाली बात है, स्क्वायर के एक वायर पे स्क्वायर रखा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगले ने बोल दिया 2010 का क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसकी एक आर्म पे फोर्स F है, F फैक्टर, तो बताओ बाकी की आर्म पे फोर्स कितना, माइनस F फैक्टर, तो बोल दो दिस इज इफ दिस फोर्स इज F फैक्टर देन रिमेनिंग 3 पार्ट का फोर्स हो जाएगा माइनस F फैक्टर, खत्म, क्योंकि नेट जीरो होगा। बस तो ऐसे ही देखो, इस पे अगर F है तो इन दोनों पे मिला के नेट F ऊपर आएगा, समझ गए? तो माइनस F वुड बी आंसर, तो F डैश वुड बी माइनस F डैश बराबर माइनस F, तो बाकी की दो आर्म पे माइनस F, तो तेरे ऊपर नीचे F है तो मेरे ऊपर माइनस F लगेगा, मतलब ऊपर की तरफ F लगेगा, और ये वाला है तो अब देखो ये तिरछा फोर्स लगेगा, इसका एक कंपोनेंट ऊपर होगा जो इसके उल्टा होगा, और ये वाला कंपोनेंट इसको काट देगा। थोड़ा फील भी लेना चाहो तो ले लो, ये इस वाले वायर पे इधर लगेगा, इस वाले पे तिरछा लगेगा, उसका ये कंपोनेंट इसको काट देगा, और नेट माइनस, कंफर्म माइनस F आने आना, तभी तो नेट जीरो होगा। तो जब भी, अरे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या सीखा? मोरल ऑफ द स्टोरी है ना, अगर कोई भी क्लोज वायर फ्रेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, किसमें? यूनिफॉर्म F में, यूनिफॉर्म B में रखे, तो बोल दो F नेट जीरो होगा, उसमें नेट फोर्स जीरो होगा,
तो बस एक आर्म पे जो फोर्स लग रहा होगा बाकी के आर्म पे, एक मिनट बेटा, तो एक आर्म पे जो फोर्स लग रहा होगा बेटा, है ना, तो एक आर्म पे जो फोर्स लग रहा होगा बाकी के आर्म पे उसका उल्टा फोर्स लगेगा, ठीक है। यस सर। तो इस टाइप से क्वेश्चन कर लेंगे। 3 क्वेश्चन आए हैं 2011 में, उठा के देख लो, मैंने क्या लिखा, 2011, 2008, 2010 देख लो, दिया सर। यस सर। अब हम ट्राई कर लेंगे। तो एक ये टाइप होगी बेटा, ठीक है। एक देखो, एक, हाँ, अगर आपको कभी ये नहीं बोला ना कैसा वायर, आपको पता होगा, देखो होलो वायर, होलो वायर के अंदर भी जीरो होता है, और ये रिजल्ट सेम है जैसे इलेक्ट्रॉन में होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों में भी ई अंदर जीरो होता है, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पे होता है। अच्छा, यहाँ पे भी सरफेस पे भी मैक्सिमम होता है, कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, वेयर r इज रेडियस ऑफ दिस वायर, और सेंटर से r दूरी पर आउटसाइड में b आउट, है ना, वही होता है क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो मैं बोल दूं अंदर भी जीरो, ए अंदर भी जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम और फिर बाहर ये। ऐसे ही ग्राफ इलेक्ट्रोस्टेट में होलो स्फीयर के लिए बनते हैं, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों होलो के लिए, और सॉलिड कंडक्टिंग के लिए भी ऐसे बनता है, जिस चीज पर चार्ज सरफेस पे उन सब के लिए नहीं बनता है। इसमें सारा करंट सरफेस से फ्लो कर रहा है, ये करंट के नहीं बाहर, तो इसके कारण बी निकाल देता, अंदर भी जीरो होता है, सरफेस पे मैक्सिमम और या बी से इनवर्स या मैक्सिमम होता है, ठीक है। यही सॉलिड वायर, कुछ नहीं बोले तो सॉलिड वायर लेना है, क्योंकि इन जनरल वायर सॉलिड ही होता है, कुछ नहीं बोले तो आई करंट, तो आपको पता ही होगा। आर अंदर आर के प्रोपोर्शनल, तो अंदर बी इन होता है बेटा आर के प्रोपोर्शनल, म्यू नॉट आई अपॉन 2r स्क्वायर इनटू स्मॉलर, समझ गया। तो आर के प्रोपोर्शनल होता है, सो बचिएगा, ये अंदर भी होता है आर के प्रोपोर्शनल, ये आर के प्रोपोर्शनल, सरफेस पे मैक्सिमम आ जाता है, फिर वापस करते रहता है, बाहर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अंदर आर के प्रोपोर्शनल। क्लियर है। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ 2019, नीट 2019, ग्राफ दिए थे 4 की, और वायर सॉलिड या होलो नहीं बोला उन्होंने, एक वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, एक सिलेंड्रिकल वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का कर्व कैसा होगा, कुछ नहीं बोले तो सॉलिड लेना है, जनरल वायर सॉलिड है, ठीक है। तो नीट 2019 में लेटेस्ट पूछा क्वेश्चन है, और इसी टाइप की ग्राफ। अच्छा, ग्रेविटी में भी ऐसा ग्राफ याद है, ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अर्थ की वजह से, तो याद है अर्थ सॉलिड, तो अंदर ये ऐसा ग्राफ बनता है, जी वर्सेस आर का। अच्छा, कई बार उल्टा दिया होता तो उल्टा बनता क्यों, क्योंकि अपना ग्रेविटी में अपन बाहर जाते हैं तो बाहर वाली डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड को प्लस ले रहे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ट होती है, यूनिट मास पे फोर्स इनवर्ट सेंटर की तरफ लगता है अर्थ के, तो ज्यादा एप्रोप्रिएट है नीचे बनाओ ग्राफ को, तो वो अपन वहां सोच लेंगे। तो सर समझ में आ गई। तो अगर चारों ऑप्शन में नीचे भी ग्राफ हो ग्रेविटी में, तो नीचे वाला बनेगा नेगेटिव में होगा जी, क्यों, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो होलो सिलेंडर में अगर आई करंट फ्लो रहा था, अंदर भी जीरो और बाहर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सरफेस पे मैक्सिमम, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सॉलिड है तो अंदर आर के प्रोपोर्शनल, सरफेस पे मैक्सिमम और बाहर वापस आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक सर। तो ये तो सारी बातें समझ में आ गई सर। अब देखो क्या होता है बेटा, तो ये सॉलिड का, वायर का, और ये सारा हिसाब किताब हो गया। अब देख इस पे क्वेश्चन घुमा घुमा के और पूछेंगे, जैसे ये तो आया एग्जैक्टली ग्राफ वाला क्वेश्चन, अब मैं बोल रहा हूँ 2016 और 1999 में 2 बार, और एक 1997, ये 2 बार 1999 में, तो 2 बार इनसे 2 एग्जाम होंगे, ठीक है, वो देख लेना। ये नीट नहीं है, इन सारे नीट में ये पीएमटी में पूछा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या क्या कमांड कर सकते हैं बताता हूँ। जैसे ये की ये चीज इलेक्ट्रो में भी है, और ये की ये चीज ग्रेविटी में भी होगी, ठीक है। तो देखो वहां ये बोल देते कि जैसे एक आर बराबर 10 सेंटीमीटर रेडियस का वायर, रेडियस का वायर, सुनना ध्यान से, भूल मत वायर, रेडियस का, मान लो होलो वायर, होलो वायर। मैं 2-4 क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कराऊंगा इन्हीं ईयर में, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा हूं मैं, वो क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। होलो वायर है ना, होलो वायर, कैरिंग करंट आई, करंट आई, एक होलो वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, सब सरफेस है, ठीक। इफ B8 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्सिस, इज B0। अब क्या क्या पूछ सकता था, B8 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्सिस, ये लो, ये 10 सेंटीमीटर का होलो वायर, ये इसकी एक्सिस से 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि बाहर कोई पॉइंट हो गया P, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है, बाहर कोई पॉइंट हो गया P, यहां पर B दिया है B0। अब बोल लेंगे तो B8 B-8 है ना, पहला क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता हूं बता रहा हूं, पॉसिबिलिटीज जो पूछी, B-8 10 सेंटीमीटर मतलब सरफेस, तो 10 सेंटीमीटर बाहर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ए मैग्नेटिक फील्ड बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, वही पॉइंट ए होलो सिलेंडर में जैसे बाहर किसी पॉइंट पर एक सिंगल वायर की तरह बिहेव करता है, मतलब पतले वायर की तरह, जो कि एक्सिस पे रखता है उसकी,
तो सिलेंडर की एक्सिस पे आई करंट कैरिंग वायर पतला रख दो तो उसके बराबर तो वही म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। तो मैं बोल दूं 20 सेंटीमीटर, तो मैं बोल दूं b इज प्रोपोर्शनल टू 1/r आउटसाइड, है ना, b आउट। तो b आउट या सरफेस तक r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं बोल दूं b डैश अपॉन b इज इक्वल टू, तो b डैश का r आ जाएगा 10 सेंटीमीटर नीचे और 20 सेंटीमीटर। सही बात है। अगर यूं डायरेक्ट बोलूं तो क्या मैं बोल दूं 20 सेंटीमीटर दूर अगर b नॉट था तो 10 सेंटीमीटर दूर आधी डिस्टेंस पे डबल आएगा। तो ये तो लॉजिकली कर सकता था, तो मैं बोल दूं 2b नॉट आ जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट है ना, तो 2b नॉट बेटा आधी डिस्टेंस में डबल हो जाएगा क्योंकि बाहर r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो b डैश विल बी 2b, ठीक है। अगला पूछ ले एट 5 सेंटीमीटर, ये चलो 10 सेंटीमीटर, सेकंड पूछ ले एट 5 सेंटीमीटर, b डैश एट 5 सेंटीमीटर। अब कई बच्चे क्या होते हैं, वही सर b डैश आपने बताया था b डैश अपॉन b नॉट इज इक्वल टू 1/r5 और पहले था 20। तो सर देखो ये 20 सेंटीमीटर दूरी पर b नॉट था और ये डिस्टेंस 1/4 हो गई है, तो 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे ठीक कर देते हैं, है ना, 4b नॉट। सही है ये? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि लफड़ हो गया। आप बाहर से अंदर आ गए, देखो 20 सेंटीमीटर यहाँ था, 10 यहाँ था, तो अभी तक तो बाहर थे, सरफेस तक तो बाहर थे, b नोट से यहाँ आ गए तो आधी डिस्टेंस पे डबल हो गया, लेकिन अंदर आ गए 5 सेंटीमीटर यहाँ है, 5 सेंटीमीटर इज दिस पॉइंट। तो मान लो 5 सेंटीमीटर ये पॉइंट अंदर है, ए बी, ये ध्यान देना, ये पॉइंट अंदर है, ये अंदर है। तो अंदर कितना जाता है सॉलिड वायर, होलो वायर के अंदर कितना था, ये अंदर है, तो बोल दो b 0 था। ये 5 सेंटीमीटर वायर के अंदर का पॉइंट है, वायर के अंदर का पॉइंट है, वायर के अंदर का पॉइंट है, अंदर का पॉइंट है, तो बोल दो b 0 हो जाएगा। अरे बोल दो, तो ध्यान रखना वो बाहर से अंदर आ जाए तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यही सॉलिड वायर होता था, होलो की जगह सॉलिड कर दो, बाकी पूरा वही सॉलिड। तो बोल दो पहला आंसर तो मौका वही रहता सब कुछ, क्यों? क्योंकि सॉलिड है तो भी बाहर तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस आधी हुई तो डबल हो जाएगा, ठीक सा। अगर बोलते 5 सेंटीमीटर, तो अब देखना, ए इधर देख, अब देख, तो मैं बोलूं पहले बाहर से सरफेस तक आओ, फिर सरफेस से अंदर जाओ, तो अंदर तो आर के प्रोपोर्शनल होता है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो दो अलग अलग रूल लगेंगे। तो मैं बोल दूं बाहर पहले देखो, तो मैं बोल दूं 5 सेंटीमीटर को पूछा सॉलिड वायर का, अब इधर देखना ध्यान से, ये अंदर है, ठीक है। अब देख b डैश एट सरफेस है ना, b डबल डैश बोल देता हूं इसको, तो b डैश एट सरफेस, तो पहले सरफेस तक आऊंगा, तो मैं बोल दूं b डैश एट सरफेस अपॉन b नॉट इज इक्वल टू, तो मैं बोल दूं सरफेस पे तो 10 सेंटीमीटर है, सरफेस तो 10 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, और वो 20 था, तो बोल दूं सरफेस 10 सेंटीमीटर दूर है और आप पहले 20 सेंटीमीटर दूर थे, तो सरफेस तक आए मतलब आधी दूरी पे आए तो डबल हो जाएगा। तो पहले तो ये सोल्व किया था अपन, तो b डैश डबल हो गया, तो सरफेस पे डबल आ गया, ये सरफेस सरफेस। अब अंदर अंदर, अब अंदर, तो दो हिस्सों में होगा, तो बाहर से अंदर आ रहे और होलो है तो अंदर 0, तो पहले ध्यान रखना कहीं अंदर तो नहीं आ गए, जब तक बाहर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंदर आते ही 0 होलो में, और सॉलिड में अंदर पहले सरफेस पे आओ फिर अंदर आओ, तो सरफेस और अंदर का रिलेशन पता है आर के प्रोपोर्शनल, और सरफेस और बाहर का रिलेशन पता है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक सर। तो अंदर आ जाओ, तो अंदर b इज प्रोपोर्शनल टू आर है। अब देखो आप सरफेस पे 2b नॉट है, तो बोल दो अंदर b डबल डैश अपॉन b डैश, तो बोल दो अंदर है 5 सेंटीमीटर और सरफेस है 10 सेंटीमीटर पे, ये b डबल डैश मतलब अंदर 5 सेंटीमीटर, b डबल डैश किसको बोल रहा हूं मैं, अंदर वाले पॉइंट को बोला ना मैंने, अंदर वाला 5 सेंटीमीटर वाले को b डबल डैश बोल रहा हूं, तो जो अंदर 5 सेंटीमीटर का पॉइंट है उसको b डबल डैश बोल रहा हूं, ये यहां पे b डबल डैश, तो सरफेस पे जितना उसका आधा होगा, क्यों? क्योंकि सरफेस 10 सेंटीमीटर दूर है, तो ये देखो, और r के प्रोपोर्शनल होता है अंदर, तो b इज प्रोपोर्शनल टू r इनसाइड, ये इन लिख दो b इन, तो अंदर r के प्रोपोर्शनल है, तो मैं बोल दूं b डबल डैश जो कि 5 सेंटीमीटर दूर है, b डैश जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है, इस b डैश को b नॉट 2b नॉट लिख दो, ये b, चलो अगली स्टेप करेंगे, यानी तो b डैश अपॉन 2b नॉट, और ये कट के आ जाएगा 1/2, 2 से 2 गया, तो b डैश बराबर b नॉट आ गया क्या? अब फाइनल बता रहा हूं डायरेक्ट, ये इतने करा मैंने, अगर यहां पर b नॉट है तो सरफेस पे 2b नॉट हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस आधी और r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो दूरी आधी डबल, फिर यहाँ 2b नॉट है और सॉलिड वायर है तो अंदर आधी डिस्टेंस पे, सरफेस पे जितना आधी डिस्टेंस पे, और चूंकि प्रोपोर्शनल होता है आधी डिस्टेंस पे आधा, तो क्या मैं बोलूं आधी डिस्टेंस आधा, तो 2b नॉट आधा, b नॉट खत्म। सर समझ में आ गई? तो ऐसे बहुत कबड्डी खेलते हैं, सॉलिड वायर में अंदर 5 सेंटीमीटर पे दे देगा और फिर पूछेगा 20 पे बताओ, कर लेंगे, 5 से सरफेस पे जाएंगे, सरफेस से बाहर जाएंगे, यस सर, सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक सर। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछते हैं, होलो सॉलिड सिलेंडर, तो अंदर बाहर के भी पता होना चाहिए। एक फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसका फॉर्मूला याद रखना, उसमें सीधा आइदर I2 और डिस्टेंस दे देंगे तो सर कर देंगे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है वायर पे, दो पैरेलल वायर रखे होते हैं, आई करंट फ्लो हो रहा है, याद है? अगर करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, पता है क्या? देखो ना, इसका भी अंदर और ये, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन, तो अट्रैक्शन रिपल्शन का ध्यान रखना।
सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था अट्रैक्शन और बाकी रिपल्शन, और ये होता है म्यू नॉट, फॉर्मूला याद रखना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ठीक है बेटा। तो अब देखो सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे अपन को कर रहे हैं जो ज्यादा कंसेप्ट पूछा जाती है, ये याद रखना। इसमें 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ, मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, 2-3 बार क्वेश्चन सब म्यू नॉट भरिए। 1997, 1997 और 1998 AIPMT उठा के देख लो एक बार। ठीक है, ये पूछा फोर्स पर यूनिट लेंथ, कुछ नहीं, I1 I2 और D सेपरेशन, दोनों वायर का सेपरेशन दिया, I1 I2 दिया, फोर्स पूछा, खत्म, फॉर्मूला लगाना। यस सर, बहुत इजी। ठीक है, पर लेटेस्ट पैटर्न पे ही नहीं। हाँ, एक जो पूछते बेटा, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो देखो बात भी पूछते हैं, हालांकि मैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बता रहा हूं, सुनना। ये मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर, याद है इसमें जब चार्ज आते थे तो M/Q के रेशियो याद रखो साथ के, है ना। एक रेडियस के फॉर्मूला याद रखो तो याद है MV/QB सबसे पहला फॉर्मूला देने होता है। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ P/MQB, याद है मोमेंटम, MV को मोमेंटम, तो कई बार मोमेंटम डायरेक्ट दे देते, और इसको मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 2mk/QB भी लिख सकता हूँ। ये तो हर जगह चार्ज बाई, देखो यहाँ चार्ज बाई मास बाई चार्ज का रेशियो, यहाँ पे भी M/Q का रेशियो चाहिए। ठीक सर, तो M/Q का रेशियो पता होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ M/Q प्रोटॉन का जो है, M/Q जो अल्फा का है, तो M/Q में बहुत अल्फा का डबल होता है। क्यों? क्योंकि अल्फा का मास 4 गुना और चार्ज डबल होता है, तो 4 का 2 से फैक्टर करके डबल होता है, तो इसका डबल होता है। और ड्यूटेरियम का भी डबल होता है। क्यों? क्योंकि ड्यूटेरियम का मास डबल और चार्ज होगा वही जो प्रोटॉन का होता है। तो न्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम, न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, इनके डबल होते हैं प्रोटॉन से। ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो मास बाई चार्ज का रेशियो अगर अल्फा का x है तो इनका 2x होगा। ठीक है, अल्फा और न्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम। ठीक है सर, ये समझ में, ये रेडियस। अब देखो, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी को क्वेश्चन पूछते, देखो बताता हूं। जैसे एक प्रोटॉन है, वो बोलेंगे एक प्रोटॉन है, वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहा है। मैं बता दूंगा कब कब पूछा रहा है। एक प्रोटॉन है 1 मेगा और r रेडियस बनाता है, तो मैं बोलता हूं ये प्रोटॉन है, r रेडियस का सर्कल बनाता है और इसकी काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, प्रोटॉन की। ठीक सर, तो अल्फा पार्टिकल को सेम रेडियस, r रेडियस अल्फा पार्टिकल की और प्रोटॉन की सेम रखती है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितनी है? कितनी? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अल्फा की कितनी होगी? सेम रेडियस का सर्कल बना है, 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन। तो प्रोटॉन की रेडियस है और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी है। सेम मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा को वही रेडियस का सर्कल बनाने में कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए? तो मैं बोल दूं ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बातें चल रही है। तो यहां से आ जाओ, तो मैं बोल दूं, अब देख, तो यहां से देख, प्रोटॉन के लिए r प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन के लिए सारा हिसाब रखो, तो यहां आ जाएगा 2m प्रोटॉन k 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, का रूट अंडर अपॉन q प्रोटॉन d। यहां अल्फा पार्टिकल की लिखूंगा तो प्राइस ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और मेरे को ये काइनेटिक एनर्जी k निकालनी है अल्फा पार्टिकल की, अपॉन q अल्फा पार्टिकल b। मैं बोल दूं b से b गया, 2 से 2 गया, और यहीं पे कर रहा हूं, मास 4 टाइम्स आ जाएगा। ये पता होना चाहिए देखो, मास 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन से, और चार्ज डबल होता है, डबल चार्ज ऑफ प्रोटॉन से। तो क्या मैं बोल दूं, प्रोटॉन से प्रोटॉन कट गया, सबको प्रोटॉन के नाम से लिख दिया, ये मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कट गया। अब मैं बोल दूं यहाँ पे मास 4 गुना था और चार्ज डबल था, तो 4 बार तो मास का 4 का रूट हो गया, 2 से 2 कट गया। तो क्या मैं बोल दूं, k अल्फा बराबर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी वुड बी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, तो आए इधर पे देख, मास अपने आप 4 गुना हो गया, 4 का रूट हो गया, 2 बार आके 2 से 2 कट गया, तो मास 4 गुना था, 4 डबल था, 4 बेचारा रूट में नहीं था, मास रूट में था, तो मास 4 भी 2 बार के कट गया। तो सेम, तो ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ सेम सर्कल बनाते हैं, रटना नहीं है। तो ये देखो, ये वाला कब कब पूछा हुआ है? 2015 2012, इस कांसेप्ट पे क्वेश्चन 2000, इन कांसेप्ट 2015 2012 उठा के देखो बेटा, और 1991 ये लेटेस्ट 2015 नीट में। ठीक सर, तो ये 3-4 बार सेम। तो कई बार देखो, कभी रेडियस की बात, कभी v डबल कर देंगे, प्रोटॉन की वेलोसिटी डबल है अल्फा पार्टिकल से, तो ये फॉर्मूला लगा देना, कभी मोमेंटम इक्वल कर देंगे, कभी, तो बस सबके चार्ज मास पता होने चाहिए। तो मास बाई चार्ज का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। इसमें कई बार पाथ पूछ लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंक दिया तो स्ट्रेट लाइन बनती है, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट फेंक दिया चार्ज को तो स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक दिया तो सर्कल बनता है, और ना डायरेक्शन में ना परपेंडिकुलर किसी एंगल पे फेंका तो हेलिक्स बनता है। तो कई बार पाथ भी पूछते हैं, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है पूछे जाने वाला। सर समझ में आ गई? तो रेडियस वगैरह ये सारी बातें, तो जो इंपॉर्टेंट बातें थी सारी, जो ज्यादा पूछी जाती है वो मैंने बता दिया आपको। अब एक बार समराइज कर देते इसको। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कब स्ट्रेट लाइन बनाता, कब हेलिक्स और कब सर्कल। ठीक है,
जब सर्कल बना था तो ये जो फॉर्मूले हैं, इन सारे फॉर्मूले क्वेश्चन। टाइम पीरियड का इसमें टाइम पीरियड की बात है, तो हालांकि टाइम पीरियड 2πm/qb, तो टाइम पीरियड v पे डिपेंड नहीं करता है, ए डजंट डिपेंड अपॉन v, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डजंट डिपेंड अपॉन v, डिपेंड अपॉन v, मतलब आप प्रोटॉन और सुनो, डजंट डिपेंड अपॉन v का मतलब क्या, प्रोटॉन को आप चाहे v से फेंको चाहे 2v से, उसका टाइम पीरियड सेम होगा, राउंड करने में टाइम सेम लगेगा। सर क्यों? अगर डबल स्पीड से फेंका तो सर कम टाइम लगना चाहिए, सर्कल भी बड़ा हो जाएगा, सर्कल भी तो बड़ा हो जाएगा, v वाला ये तो 2v वाला ये, तो डबल स्पीड वाले का सर्कल भी डबल हो जाएगा। देख सर्कल की रेडियस v के प्रोपोर्शनल है, तो क्या मैं बोल दूं जिसकी स्पीड v थी वो इस पे चलेगा और जिसकी 2v थी इस बड़े सर्कल पे चलेगा, तो भैया डबल डिस्टेंस डबल स्पीड से चलेगा तो टाइम तो वही लगेगा ना। यस सर, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें भी m/q आ रहा है, ये याद रखो। तो दोनों फॉर्मूले 2πm/qb, तो टाइम पीरियड में ज्यादा कुछ नहीं, बस v का ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें कभी mv, कभी p, कभी √2m के काइनेटिक एनर्जी पर क्वेश्चन पूछते हैं, कब कब पूछे मैंने बता दिया, अब उठा के देख लो। तो सर एक तो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराना, एक क्लोज वायर फ्रेम पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में नेट 0 होता है, तो एक पे देखे बाकी पे पूछेंगे तो जितना एक पे है उसका उल्टा दूसरे पे, ठीक है। एक होता है सर एक मैग्नेट कोइल दे दी, उसमें एक वायर से करंट फ्लो कराया, वो करंट बटेगा और करंट और हिस्सा ऐसा बटेगा कि नेट भी 0 आ जाएगा सेंटर पे। अच्छा कई बार ऐसे ही दे देंगे, देख अच्छा गलत कर जाएगा, क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ते बच्चे, ये 60 डिग्री दे दिया है ना, 60 डिग्री, और बोल देंगे हाई करंट जा रहा है, ऊपर वाली इसको 1 बोल दिया, इस वाले 60 डिग्री को, और नीचे वाले को 2 बोल दिया। अब वो पूछेंगे B1:B2 8O, B1:B2 8O, 8 सेंटर 8O, अब बच्चा 0, आप देखते ना ताव 0, अरे क्या 0, B1 और B2, तो क्या मैं बोल दूं 1:1? सर क्यों? मैंने बताया था करंट बटेगा, ये इसका 6 इधर देख, ये 60 डिग्री है, ये 300 डिग्री है, तो इसका ये 5 गुना है, तो इसका नीचे वाले का हिस्सा 5 गुना, रेजिस्टेंस 5 गुना नीचे वाले का, और करंट ऊपर वाले में 5 टाइम्स। देखो ये छोड़, यहाँ पे करंट 5I होगा अगर इसमें आई है तो, मैं थोड़ा सा I/6 और 5I/6, मैं I और 5I लिख रहा हूँ, और उसका रेजिस्टेंस देख, इसका अगर R होगा तो इसका 5R होगा, तो इसमें करंट 5 टाइम्स से क्या होगी हिस्सा, तो बोल दूं भैया तेरा करंट 5 गुना और मेरा हिस्सा 5 गुना कट के 0, नेट भी 0 होगा। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो तो पूछ रहा है फर्स्ट और सेकंड हिस्से का B का रेशो इक्वल, इसका इनवर्ट इसका इनवर्ट और इसका आउटवर्ट, और कट के 0 हो जाएगा। तो दोनों के भी इक्वल होंगे और कट के 0 हो जाएंगे, ये सिखाया मैंने। तो कभी भी करंट गैरिंग वायर में करंट जो बटेगा वो हिस्सों के उल्टे रेशो बटेगा, जिसका हिस्सा छोटा उसमें करंट ज्यादा, एक का हिस्सा बड़ा एक के करंट ज्यादा, कट के 0 आ जाता नेट बी सेंटर पे। इस पे क्वेश्चन करें, ठीक है। सॉलिड वायर होलो वायर के अंदर बाहर भी देखे कैसे क्वेश्चन बनते वो बताया, ठीक है। एक अपने वायर फ्रेम रख दी मैग्नेटिक फील्ड में, तो बता नेट भी 0 था, ठीक है। एक लूप के 2 लूप बना दिए, 4 लूप बना दिए, तो n² टाइम्स हो जाता है, क्योंकि रेडियस और लूप के नंबर दोनों मैटर करते हैं। एक तो रेडियस छोटी होती है तो भी बढ़ता है, और एक नंबर बढ़ने से भी बढ़ता है। यस सर। फोर्स पर यूनिट लेंथ वायर का फॉर्मूला याद रखना। यस सर। तो ये सारे वो कंसेप्ट जो पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अब आप इस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। ओके।